कैसे हैं आप लोग। हम लोग यहाँ देखें कि हम लोग बॉटनी और जूलॉजी दोनों को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में जूलॉजी के टॉपिक स्टार्ट किए थे तो जूलॉजी के मैं 4 टॉपिक जो 6 यूनिट के मैं करवा चुकी हूँ आपको। तो डिमांड आई थी कि हमें बॉटनी की फर्स्ट यूनिट पढ़नी है, तो मैं बॉटनी की फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट करवा चुकी। उसी के साथ में जो हमारा कल संडे था तो संडे को मैंने आपको एक डे फ्री दिया था पूरा का पूरा, जिसमें हम लोगों ने आपसे टेस्ट सीरीज की बात की थी। अब टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने कितना कुछ परफॉर्मेंस दिया है वो तो आप लोग ही जानो, क्योंकि मेरे पास जो रेस्पॉन्स है वो मुश्किल से 3 से 4 बंदों का रेस्पॉन्स आया। अभी हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं कि घर के काम के कारण या फिर कोई और वजह के कारण वो वीडियोस में पीछे चल रहे हैं, या कुछ बच्चे हैं जो अभी मेरे से नए नए जुड़े हैं तो अभी स्टार्टिंग से लेके वहां तक पहुंचेंगे तो उनको टाइम लगेगा। तो मैं सभी बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ जिन जिन बच्चों ने मेरे को रेस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि भाई हम लोगों ने टेस्ट दिया है, टेस्ट में कोई क्वेश्चंस नहीं आए तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे कि मैम इनका आंसर क्या होगा, इसका आंसर किस टाइप से होगा। तो जिस टाइप से हम लोगों ने बात की कि एक जो सीड वाला आंसर था, जो लोग बच्चे मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है और यदि उनको सीड वाला क्वेश्चन है वो यदि नहीं समझ में आया तो उनको बता देती हूँ कि सीड का फॉर्मेशन है वो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों के मिलने से होता है। तो हम बात करते हैं कि 100 सीड के लिए कितने मियोसिस चाहिए। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि मेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट का जो चतुष्क है वो चारों के चारों पॉलन ग्रेन है वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन मेल गैमेटोफाइट में हम लोगों ने देखा जो लाइनियर चतुष्क था उसमें से सिर्फ एक ही जो गैमेटोफाइट है वो एक्टिव रह रहा था। तो हम बात करें कि यदि हमें 100 सीड बनाने हैं तो हमें 100 ही तो क्या चाहिए, पॉलन ग्रेन्स चाहिए, और 100 ही हमें या फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक साइड के 100 जो हम लोग 100 सीड की बात कर रहे हैं 100 फीमेल गैमेटोफाइट का आप लोग अलग लिख लीजिए। उसके बाद में हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट में 25 से 100 बन जाएंगे। ठीक है, एक मियोसिस से 4 बन रहे हैं, चारों के चारों एक्टिव रहने से हम बोल सकते हैं कि 25 × 4 = 100। तो हम यहाँ बात करें कि 100 सीड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कितने मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता है, तो वो हमें 125 मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता है। यदि फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ। उसके बाद हम बात करें कि आज जो हमारा टॉपिक है वो एस्केलेटरी सिस्टम है। एस्केलेटरी सिस्टम में हम लोग जैसे हम लोगों ने जूलॉजी की यूनिट स्टार्ट की थी तो जूलॉजी के मैं 4 टॉपिक ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी, तो उसी के साथ में ताकि आपका नेक्स्ट संडे है वो भी टेस्ट के साथ में ही यूटिलाइज हो, तो इसीलिए मैंने आपको ये चैप्टर करवाने की सोची ताकि आपकी 6 यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाए। आपके माइंड में ये रहे कि भाई हम लोगों ने 2 यूनिट है वो कम्प्लीटली पढ़ ली है, ताकि आप लोग टेस्ट दे सके। इसी यूनिट का भी मैं सेम उसी पैटर्न से टेस्ट लूंगी, 56 में से 56 नंबर आपको लिखे आने हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे को रेस्पॉन्स किया जैसे डूड अमेजिंग नाम से मंगल सानू, हर्षिता, करुणा, गायत्री, तो ये इस टाइप के बच्चे हैं जो मेरे से रेगुलरली टच हो रहे हैं, रेगुलरली मेरे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, फिरदौस, तो मैं उन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि भाई तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी टाइप से करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एस्केलेटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जी तंत्र के बारे में। जहां आपके दिमाग में उत्सर्जन वर्ड आता है तो उत्सर्जन वर्ड आने से ही आपको ध्यान में हो जाता है कि हम लोग है वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको ध्यान में होना चाहिए तो उसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में करेंगे। और प्लीज प्लीज तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर क्या करो, गलत होगा देखा जाएगा, मैं आपको सही रिप्लाई करूंगी, और सही होगा तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी। तो मतलब आंसर तो करो, मेरे को आंसर करोगे तो मेरा मोटिवेशन है वो डबल रहेगा, मैं डबल मोटिवेशन के साथ में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आपको मेरे को आंसर करना है कि यूरिया का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है। और जितने लोग वीडियो देखें उतने लोग उसका रिप्लाई करें प्लीज। ठीक है, ताकि मेरे को ये रहे कि बच्चे रियल में पढ़ने वाले हैं और बच्चे रियल में पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ बात करें द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एस्केलेशन। उत्सर्जन किसको कहते हैं, उपापचयी जो भी वेस्ट रहेगा, उपापचयी जो क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से आउट करने का जो काम है वो एस्केलेशन का रहता है, उत्सर्जन का रहता है। अब ये उपापचयी या जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था
कि हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मेजरली जो है वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग O2 अंदर ले रहे हैं और डाइजेशन के थ्रू हम लोग C6H12O6 है वो अंदर ले रहे हैं। फिर मैंने आपको मेटाबॉलिक वर्ड को एक्सप्लेन किया था कि मेटाबॉलिक उपापचय होता है जिसमें उपचय और अपचय दो प्रकार की रिएक्शन पाई जाती है, मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब जब रिएक्शन बन रही है, ठीक है, तो आप लोगों ने सबने 6th क्लास से पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या होता है, CO2 एक छोटा सा प्रोडक्ट है, ठीक है, H2 है। अब इन दोनों को यूज करके जो बड़ा प्रोडक्ट बनाया जाता है C6H12O6, ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके बड़ा उत्पाद बना दिया, वो एनाबॉलिक है, मतलब कुछ बन रहा है उसमें। लेकिन यदि इसी को हम उल्टा चला दें, हमारी बॉडी में क्या होता है, इससे जस्ट उल्टी रिएक्शन होती है, जहाँ पे C6H12O6 को O2 के प्रेजेंस में, मतलब रेस्पिरेशन में जो हम लोगों ने O2 लिए उसके प्रेजेंस में CO2 और H2O के अंदर तोड़ा जाता है, तो वो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोगों ने पोषण की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो पोषण की डेफिनेशन में यही था कि जटिल पोषक तत्वों को हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, किसी को भी हम लोग अंदर ले रहे हैं तो उसमें सेल्स क्या होती है, उसको सरल सरल टुकड़ों में तोड़ देती है, तो यही पोषण की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, तो इन्हीं उपापचयी क्रियाओं के दौरान हमारी बॉडी में फॉर्मेट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, जो उपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनका फॉर्मेशन है हमारी बॉडी में हो जाता है। अब यदि अपशिष्ट पदार्थ है तो वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होंगे, वो हार्मफुल होंगे, उनको बॉडी से बाहर करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें या जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं उनके बारे में मैं बताऊं, तो हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ नाइट्रोजेनेसिस वेस्ट होंगे, जो नाइट्रोजनी उत्पाद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 हम लोग श्वसन के थ्रू वापस छोड़ देते हैं, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन, किरेटिनिन या किरेटिनिन और हिपोरिक एसिड। अब ये सारे हैं, इनको सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि किस टाइप के उत्सर्जी पदार्थ हैं। हम लोग बात करेंगे, आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ कि जो हमारे पित्त वर्णक है, ठीक है, तो वो पित्त वर्णक है, वो वेस्ट मटेरियल है या यूजफुल मटेरियल है, तो आप मेरे को आंसर करेंगे। और वेस्ट जो पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट्स है उनके नाम क्या है वो भी मेरे को आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो मोस्टली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं, सबसे ज्यादा जो मोस्ट उत्सर्जी उत्पाद है वो कौन से होते हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब नाइट्रोजनी जो उत्पाद है, ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, हम ऐसे बोलते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी दुनिया है उसमें सबसे ज्यादा जो गैसेस में पाई जाने वाली है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो नाइट्रोजन साइकिल देखा होगा 11th क्लास में कि नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, नाइट्रोजन का पूरा एक बड़ा सा सर्कल पाया जाता है जिसके थ्रू हम लोग नाइट्रोजन हमारी बॉडी में लेते हैं। नाइट्रोजन की उपयोगिता क्या होती है हमारी बॉडी में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने नाइट्रोजन को देखा है, न्यूक्लिक एसिड की संरचना में आपने नाइट्रोजन को देखा है। तो यहाँ पे जो अपशिष्ट उत्पाद बनेंगे नाइट्रोजनस, वो कौन से होंगे, यहाँ पे जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनेंगे। अब हम यहाँ बात करें कि फॉर्म्ड बाय कैटाबॉलिक प्रोटीन्स, यहाँ मैंने लिखा है कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के यहाँ कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब टूटने से जो उत्पाद बनते हैं वो क्या है, हमारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें, सबसे पहले आपने प्रोटीन का सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, एमिनो एसिड। ध्यान में होगा कि बहुत सारी एमिनो एसिड की श्रृंखला है वो बनके प्रोटीन बनाती है। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड है वो नाइट्रोजनस बेस बनाएगी, जो हम लोग नाइट्रोजनी क्षारक बोलते हैं, जो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं वो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, उसका फॉर्मेशन करेंगे। अब ये दोनों क्या है, एमिनो ग्रुप्स हैं। अब इस एमिनो ग्रुप्स में हम लोग जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड कौन से एनिमल्स जनरेट करते हैं, किस टाइप से करते हैं, इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। यहाँ बात कर लेते हैं सिर्फ जो अमोनिया है उसका उत्सर्जन कौन करते हैं, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स, जो मोस्टली जलीय जानवर होते हैं वो कौन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन में हम लोग आते हैं तो मैमल्स और वर्टिब्रेट्स, वो ये मैमल्स और यहाँ
जो मोस्ट एम्फीबियंस है वो यूरिया में आएंगे। यूरिक एसिड की बात करें तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स है, जो सरीसृप और पक्षी है वो किसका करेंगे, यूरिक एसिड का। ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हम लोग सीधा उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो उत्सर्जन तंत्र पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम लोग बात करने वाले हैं किडनी के बारे में। लेकिन किडनी के बारे में चलो ठीक है, हम लोग हमारे बारे में बात करें तो किडनी से बात करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, किडनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एंड ऑफ एनिमल्स, जो और एनिमल्स में पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जो उत्सर्जी अंग है, उनके बारे में भी हमें ध्यान में होना चाहिए। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, मैं एक बार सिर्फ आपको रिवीजन करवाने के लिए मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये नाम ऐसे जो आप लोगों ने छुट्टियों से पहले सुन के छोड़ दिए तो आपके दिमाग में वापस आ जाए कि भाई हाँ हम लोगों ने नाम सुने तो थे, आप लोगों के आगे भी फ्यूचर में ये नाम है वो काम आएंगे। तो उसमें हम बात करें सबसे पहले जनरल बॉडी सरफेस, हमारी बॉडी की सरफेस से डायरेक्ट क्या हो जाए, उत्सर्जन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से जानवर है यहाँ, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और सेलेंट्रेटा। आप लोगों ने प्रोटोजोआ के बारे में सुना होगा, जो अमीबा वगैरह के एग्जाम्पल आते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रोटोजोआ है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, जोआ का मतलब होता है एनिमल, जो फर्स्ट प्राणी है। हम लोग देखते हैं फाइलम्स में भी सबसे पहले किसको लिया जाता है, प्रोटोजोआ को लिया जाता है। तो प्रोटोजोआ है वो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऐसे भी नहीं है, एक सेल स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी सतह से ही क्या होता है, उत्सर्जन होता है, सतह से ही वो भोजन लेता है, सतह से ही उत्सर्जन कर देते हैं। उसके बाद हम बात करें पोरिफेरा, तो पोरिफेरा में आप लोगों को स्पंज, जो स्पंज रहेंगे, तो स्पंज में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, ओस्टिया और ऑस्कुलम। ऐसे क्वेश्चन पूछने में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ भाई, ओस्टिया कौन से पोर्स होते हैं, ऑस्कुलम कौन से पोर्स होते हैं, मैं नहीं पूछूंगी। आप लोग को यदि लगे कि आप लोग को ध्यान में होना चाहिए तो एक बार 11th की बुक से वो वापस उठा लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। तो यहाँ हम बात करें पोरिफेरा, उसके बाद में सिलेंट्रेटा। इन तीनों में कैसा होगा, जनरल बॉडी सरफेस, नॉर्मल सतह के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल है जिनको ज्वाला कोशिका कहा जाता है, वो पाए जाते हैं यहाँ प्लेटिहेल्मिन्थस और रोटिफर्स में। जो प्लेटिहेल्मिन्थस है, तो प्लेटिहेल्मिन्थस आपको ध्यान में आ रहा होगा, फ्लेटवर्म, चपटी कर्मी जिनमें आते हैं वो प्लेटिहेल्मिन्थस है। उसके बाद में आप लोगों ने जब कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें सिफिलोकोर्डेटा नाम पढ़ा था। सिफिलोकोर्डेटा जो यहाँ एम्फिओक्सिस, आप लोगों ने इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पढ़ा था, लेकिन एम्फिओक्सिस है वो सिफिलोकोर्डेटा के यहाँ नहीं आके, इसका एक्सेप्शन रहता है, इसमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लेम सेल्स पाई जाती है, ना कि इसमें यहाँ ये जो मैं आपको सिफिलोकोर्डेटा में पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद हम बात करें रेनेट सेल उत्सर्जी नाल होते हैं जो एस्का एल्मेंथिस में पाए जाते हैं। और एस्का एल्मेंथिस आप लोगों को ध्यान में होगा कि एस्का एल्मेंथिस जो राउंड वर्म थे, जो गोल कृमि थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेफ्रिडिया, जो व्रकक रहेंगे, तो व्रकक है वो यहाँ एनिलिडा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जो उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो कौन सा पढ़ते हैं हम लोग, अर्थवॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, उस अर्थवॉर्म केंजुआ। फिर मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, जो मेलपिगी नलिकाएं हैं, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स या मेलपिगी नलिकाएं हैं, वो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स है, वो ऑर्थोपोडा में आते हैं। ऑर्थोपोडा की भी जो सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा में यही मेलपिगी नलिकाएं पाई जाएगी, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे कॉकरोच लिखा है तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा। उसके बाद में कॉलेक्स ग्लैंड, तो वो स्पाइडर में जो मकड़ी होती है। उसके बाद में ग्रीन ग्लैंड, अब ग्रीन ग्लैंड को यहाँ पे एंटेनरी या श्रृंगिका ग्रंथि कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। ये प्रॉन्स में, जो प्रॉन फिश होती है, झींगा, तो ये कहाँ आएगी यहाँ पे, ये तीनों के तीनों है वो ऑर्थोपोडा में आते हैं। और इन तीनों के एग्जाम्पल या एक्सेप्शन जो अलग अलग है तो वो मैंने आपको अलग से बता दिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऑर्गन ऑफ बुजेनिस। अब यहाँ ऑर्गन ऑफ बुजेनिस, जिसको बुजेनिस के अंग कहेंगे, और केबर्स ग्लैंड, ये किस में पाई जाएगी, ये पाई जाएगी मोलस्का में। ठीक है, मोलस्का में यूनियो का जिसका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस वर्ड आप लोगों ने हेमिकोडेटा में यूज किया था, जो सूंड बन रही थी उसके आगे, तो सूंड ग्रंथिकों के द्वारा हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल पढ़े तो बेलेनोक्लोसिस। ठीक है, एक बस इनको रिप्रेजेंट करने वाला, इन फाइलम्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको रिमाइंड करेगा जल्दी, हाँ जी भाई ये चीज इसमें आ रही थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो इकाइनोडर्मेटा इन्वर्टिब्रेट का ही
एक फाइलम है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का स्पेशल एस्केलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसमें डर्मल ब्रोंकाई के थ्रू क्या होता है, एस्पिरेशन उत्सर्जन है वो डर्मल ब्रोंकाई के द्वारा ही होते हैं। उसके बाद में हम कोर्डेटा की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो कोर्डेटा में यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा। तो यूरोकोर्डेटा इसमें न्यूरोजियल ग्लैंड्स हो गई और फेरेंजियल, ये इंपॉर्टेंट है, फेरेंजियल है वो यहाँ सेफेलोकोर्डेटा में पाया जाता है 11th को लेके इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे इसी फेरेंजियल है, इसको हेस्टेक नेफ्रिडिया भी कहा जाता है। और इसमें जो सेलेनोसाइट सेल्स है, ये पूछा जाता है कि सेलेनोसाइट सेल्स है वो किसमें प्रेजेंट होती है, तो वो किसमें होगी, हेस्टेक नेफ्रिडिया में और सेफेलोकोर्डेटा में। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं 12th लेवल पे जो बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 12th है वो 11th से बहुत ईजी है। ये सारे के सारे जो भारी भरकम हम लोगों ने नाम पढ़े हैं, ये सारे के सारे हम लोग 11th में पीछे छोड़ा है और बिना एग्जाम दिए हम लोग पास भी हो गए। ठीक है, थैंक्स टू कोरोना। नहीं, आप लोगों को नुकसान हुआ यदि आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया तो। हम लोग बात करने वाले हैं किडनी की। किडनी जिसको वृक्क कहा जाता है, और किडनी से किडनी है तो वो ऑल वर्टिब्रेट्स जो फिशेज वगैरह रहेगी, फिशेज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मैमल्स, तो इन सब में क्या पाई जाएगी, किडनी पाई जाएगी। और इन सबको अलग अलग डिवाइड, मतलब फिर यहाँ पे एक्वेटिक और जो हवा में उड़ने वाले, इन सबको अलग अलग किसके थ्रू किया गया है यहाँ पे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन तीनों को अलग अलग और इसके आधार पे किस टाइप से एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।